हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 4 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था 2025 में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जाना है फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, सारे पीडीएफ आपको इसी में दिखेंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है। 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब रासायनिक अभिक्रिया, और जलना अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया है। जलना यानी कि कंबशन यानी कि दहन, दहन अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया है ना। और रासायनिक अभिक्रिया मीन्स रासायनिक परिवर्तन। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल ही नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, भौतिक परिवर्तन में नए गुणधर्म वाले पदार्थ नहीं बनते हैं, है ना। उनका स्वरूप बदल सकता है लेकिन नए पदार्थ नहीं बनते हैं। और इस वाले परिवर्तन को आप आसानी से रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे जल का क्वथन, जल का उबलना, जब जल उबलता है तो भाप बनता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना है ना। जल H2 द्रव अवस्था में है, भाप H2 है लेकिन वो गैसीय अवस्था में है, केवल स्वरूप बदल गया है। और आप आसानी से रिवर्स भी कर सकते हो, आप भाप को वापस से द्रव बना दो, जल बना दो। ऐसे ही बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघला करके आपने पानी बना दिया, वापस से पानी को जमा कर आप बर्फ बना दो, है ना। जल का जमना, आपने जमा कर बर्फ बना दिया, वापस से आप बर्फ से जल बना लो। कोई नया पदार्थ नहीं बना, है ना, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बना। तो ये सारे भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। जबकि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती मोम जल गया, वापस से आप उसको मोम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर अभिक्रिया होती है ना। मोम जो है इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है और उसकी अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन से होती है। सी हमारा राइट आंसर। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था जिसे नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार बताया था कि परमाणु में नाभिक है। जो जे थॉमसन थे जिन्होंने पहली बार परमाणु मॉडल दिया था, जिस वैज्ञानिक ने पहली बार परमाणु मॉडल दिया वो जे थॉमसन थे। तो जे थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु है वो धनात्मक गोला है ना। परमाणु धनात्मक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। यानी उनके अनुसार पूरा का पूरा जो परमाणु है और उसमें जो धन आवेश है पूरे के पूरे परमाणु में फैला हुआ है ना। धन आवेशित गोला है परमाणु, ऐसा जे थॉमसन ने कहा था। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो धन आवेश पूरे परमाणु में फैला हुआ है। लेकिन रदरफोर्ड ने जो अपना नाभिकीय मॉडल दिया, इनके अनुसार परमाणु में जो धन आवेश है उसके केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है, यहीं से नाभिक की खोज हुई। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है ना। बांध के कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिक लाभ है यानी जो प्राइमरी बेनिफिट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो क्या है, एक विशाल बांध का, है ना। एक विशाल बांध, बहुत बड़ा बांध है, उसका जो प्राइमरी बेनिफिट है वो क्या है। स्थानीय जैव विविधता में तत्काल वृद्धि, विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन, सभी निचले इलाकों में बाढ़ की रोकथाम, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट बनाने में जो है इस बांध का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि बाढ़ के रोकथाम में भी जो है ये बांध हेल्प करेगा। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में जो है खूब बारिश हो रही है, तो वैसे में बाढ़ वहाँ पर आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये बांध क्या कर सकता है कि हेल्प कर सकता है उसको थोड़ा कंट्रोल करने में। बिल्कुल रोकने का काम ये बांध नहीं करेगा, है ना। जो नदी का बहाव है जो उस क्षेत्र किसी क्षेत्र की तरफ जा रहा है उसको ये रोक सकता है। लेकिन मान लो बारिश तेज हो गई है, लगातार 3-4 दिन तक जो है बारिश वो होते जा रही है, तो वैसे भी बाढ़ आ जाएगा, उसमें फिर ये बांध भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो पानी के बहाव को नो डाउट ये कम करके बाढ़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसका ये प्राथमिक लाभ नहीं है। प्राथमिक लाभ तो ये है कि यहाँ से जो है बिजली का उत्पादन होगा। 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है। ये रेजिस्टेंस आपको दिया गया है और आपको जो है ऊष्मा दी गई है। इन तीनों में क्या रिलेशन है। H बराबर v² डिवाइडेड बाई R इंटू में T, राइट। H का मान आपको दिया हुआ है 200 जूल, V का मान चाहिए, R का मान 8 है और समय आपको 1 दिया हुआ है। यहाँ से V निकालेंगे आप, ये 1600 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 40 आएगा।
है ना, 40 वोल्ट। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा किसी पदार्थ की क्षारकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी है? अब देखो, जो पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयन दे वो क्षारकीय पदार्थ हो जाएगा, इनफैक्ट वो क्षार हो जाएगा, है ना। क्षार अपने आप में क्षारकीय पदार्थ ही है। जो आपके क्षार होते हैं, जो आपके क्षारक होते हैं, वो जल में घुल करके क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एकल वयस्की जीव, सोलिटरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म द्वारा जनन की विधि नहीं है? यानी एक जीव काफी है बच्चे पैदा करने के लिए, एक जीव काफी है बच्चे पैदा करने के लिए, एकल जनक वाला ये जनन है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं, इसमें तो मेल और फीमेल दोनों चाहिए। फ्रेगमेंटेशन, हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब देखो, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, फिजन, ये सब जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही ये सारे के सारे प्रकार है, जिसमें एक जीव काफी है अपने संतान को जन्म देने के लिए। उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः डैश होता है। हाई पिच, पिच का मतलब हिंदी में पिच को हम लोग तारत्व बोलते हैं, है ना, तारत्व। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ध्वनि की जो आवृत्ति है अगर ये ज्यादा है तो हम बोलेंगे पिच ज्यादा है, आवाज पतली है ना। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा है, तो तारत्व ज्यादा है, हम क्या बोलेंगे? पतली आवाज, पतली आवाज, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी जो है कम निकल करके आएगी और तब हम इसे बोलेंगे मोटी आवाज। तो सामान्यतः जो महिलाएं होती है उससे आने वाली जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, यानी कि तारत्व अधिक होता है, इसलिए महिलाओं की जो आवाज है वो पतली होती है, पुरुषों की मोटी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, पिच ज्यादा होता है। तो हम बोलेंगे उच्च पिच यानी कि उच्च आवृत्ति, निम्न पिच यानी कि निम्न आवृत्ति, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आयाम का संबंध लाउडनेस से है, प्रबलता से है। कोई बहुत जोर से बोल रहा है, तेज बोल रहा है, ऊंचा बोल रहा है, यानी कि आयाम ज्यादा है ना, क्योंकि प्रबलता ज्यादा है। तो आयाम का संबंध लाउडनेस से है। कोई बहुत लाउड बोल रहा है यानी कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कोई धीमी बोल रहा है तो लाउडनेस कम है, तो हम बोलेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। आमाशय और आंतों जैसी आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है? जो आमाशय है, आंत है, जो इनकी भित्तियां हैं, इसमें जो पेशी है क्या वो हमारे कंट्रोल में है? क्या वो हमारी इच्छा अनुसार गति करते हैं? जैसे हाथ पैर की पेशी, जीभ की पेशी, गर्दन की ये पेशी, ये सब हमारी इच्छा अनुसार गति करते हैं। जब चाहे इनमें गति करा सकते हैं, जब चाहे रोक सकते हैं। लेकिन जो आमाशय और आंत की दीवार में पेशियां हैं, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? हमारे इच्छा अनुसार क्या वो गति करते हैं? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी पेशियां जो होती है उसे हम लोग अनैच्छिक पेशी बोलते हैं, है ना, अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ ऐच्छिक पेशी, यानी इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। तो इस वाले पेशी में तो नहीं होगा, तो यह आंसर नहीं होगा। जो ऐच्छिक पेशी है ना, इसी को हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं, जो हड्डियों से जुड़ी होती है, और इसी को हम लोग रेखित पेशी भी कहते हैं। ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? चिकनी पेशी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी पेशी की कोशिका जो है कुछ ऐसी होती है, ये चिकनी पेशी है, ठीक है, ये चिकनी पेशी है। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल फाइबर, ये फाइबर का मतलब कोशिका, है ना। पेशी की कोशिका लंबी होती है तो उसे हम लोग रेशा बोल देते हैं, है ना, रेशा बोल देते हैं। ये चिकनी पेशी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये, है ना। इनवॉलेंट्री मसल है, देखो यहाँ पर वॉलेंट्री लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अगर मैं इन लगा दूं वॉलेंट्री से पहले, ये हो जाएगा अनैच्छिक पेशी, है ना, अनैच्छिक पेशी। और ये जो ऐच्छिक पेशी ये ऐसी होती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, यानी कि तरकु रूपी, तरकु रूपी, स्पिंडल शेप्ड। और ये जो आप देख रहे हो ऐच्छिक पेशी या फिर ये कंकाल पेशी, ये बेलनकार होती है, और इसमें ना लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं ऐसे, ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर ये लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड। और इसके एक कोशिका में एक से अधिक नाभिक होते हैं, है ना। तो ये जो है ये बेलनकार है ना। ये कंकाल पेशी की कोशिका मैंने एक बनाया है, ये बेलनकार होते हैं, बेलनकार होते हैं, बहुनाभीय होते हैं,
ये खासियत है इसकी, बहुनाभीय है, जबकि इसमें एक कोशिका में एक ही नाभिक आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ऐच्छिक है, ऐच्छिक पेशी है, हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई पेशी जो होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा द्वारा नहीं किया जाता है? अपरा बोले तो प्लेसेंटा, है ना, प्लेसेंटा। जब भ्रूण जो उसकी माता होती है उसके गर्भाशय की भित्ति से जाकर के चिपक जाता है, तब जो वो भ्रूण है और जो माता का शरीर है, जो भित्ति है गर्भाशय की, उसके बीच में एक संरचना बनता है जिसे अपरा कहा जाता है ना, अपरा। तो ये जो भ्रूण है और ये जो इसकी माता है ना, ये जो भ्रूण है और ये जो इसकी माता है, इसके बीच पदार्थों का आदान प्रदान इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। जैसे अब भ्रूण में क्या है, रक्त है, और इसके बॉडी के अंदर भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो तो चल ही रही है, उपापचयी प्रक्रियाएं चल ही रही है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो निकालना है। तो जो ये भ्रूण है उसके खून से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, अपशिष्ट है, वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ के शरीर में आएगा और फिर माँ के शरीर से उसका त्याग होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सगर्भता को सहारा देने वाले हार्मोन का उत्पादन करना, ये जो प्लेसेंटा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्योंकि ये जो प्लेसेंटा है, जब तक महिला प्रेग्नेंट है, जब तक कि ये जो बच्चा है ये गर्भाशय से बाहर नहीं आ जाता है, तब तक ये प्लेसेंटा जो है ये रहेगा और हार्मोन भी बनाएगा, है ना, हार्मोन भी बनाएगा। जैसे आपने सुना होगा अंडाशय के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भी बनाता है ना, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए ये हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट है। एक और हार्मोन होता है जिसे HCG कहा जाता है, HCG हार्मोन। अगर एक महिला जो, जैसे आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी किट आता है, प्रेगनेंसी किट प्रेगनेंसी को कैसे डिटेक्ट करता है? प्रेगनेंसी किट जो है वो प्रेगनेंसी को कैसे डिटेक्ट करता है? जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, ये प्लेसेंटा बनता है ना, प्लेसेंटा का बनना जो है स्टार्ट हो जाता है और ये हार्मोन जो है इसका लेवल ये बनना शुरू हो जाता है ना, ये बनना शुरू हो जाता है और फिर ये यूरिन में भी आने लगता है। तो जो प्रेगनेंसी किट होता है ना, वो यही हार्मोन डिटेक्ट करता है। अगर ये हार्मोन डिटेक्ट हो गया यूरिन में, मतलब कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये तभी बनेगा जब एक महिला प्रेग्नेंट होगी, प्लेसेंटा के द्वारा जो ये हार्मोन बनाया जाता है। ठीक, सही है। माँ से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचरण करना, ये भी हो जाएगा, सही है ना। अब बच्चा तो बाहर से कुछ ले नहीं रहा है, तो इसको न्यूट्रिशन, इसको ऑक्सीजन माँ के बॉडी से इस प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रसव शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन का स्राव करना, नहीं, ये इसका काम नहीं है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे, गर्भाशय से बाहर आने का इसका समय हो जाएगा, तब महिला के शरीर में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हाई होने से जो गर्भाशय है वो संकुचित होने लगता है, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन बनाता तो हाइपोथैलेमस है दिमाग का, लेकिन उसको सिक्रेट करने का काम जो है, इसको सिक्रेट करने का काम जो है कौन करता है? पिट्यूटरी। ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, लेकिन सिक्रेट कौन करता है? सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है, जिससे एक डैश व्यू बनता है। तो ग्रेफाइट की अगर आप संरचना देखेंगे तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, केवल कार्बन के ही परमाणु आपस में बंधे हुए आपको दिखेंगे, कोई अन्य तत्व के परमाणु नहीं दिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु जो है 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाता है ना। हर एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, है ना। जैसे ये कार्बन देखो 1 2 3 इससे जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है 1 2 3 इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपके मन में ये आएगा कि सर ये वाला तो 2 ही से जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके बगल में एक और है। पूरी संरचना आपको थोड़ी दिखाई गई है ना, एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाया गया है। तो ये षटकोणीय व्यू है, आप देखो ये षटकोणीय व्यू है, हेक्सागोनल व्यू है, हेक्सागोनल व्यू। ठीक, तो षटकोणीय, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और ये जो पूरी की पूरी लेयर है ये 2D लेयर है, 2 डायमेंशनल है, जबकि हीरे में 3D होता है।
पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लांट्स में लाइफ प्रोसेस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। कौन सा कथन सही है प्लांट में लाइफ प्रोसेसेस के लिए? अब देखो हिंदी में इसका आंसर बोर्ड ने ये दिया है और इंग्लिश में इसका आंसर बोर्ड ने ये दिया है ना। अगर इसमें बताऊं मैं तो इंग्लिश मीडियम में आंसर जो है बोर्ड ने ये दिया है और सही आंसर तो यही होगा। इंग्लिश में ये वाला आंसर है ना, ये जो डी है ना इसमें सी में दिया हुआ है, पर्यावरण अधिकांशतः पादपों पर आधारित होता है ना। एनवायरमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मोस्ट प्लांट्स, ये ऑप्शन सही है। इंग्लिश में सी ही आंसर है और हिंदी में जो है बी आंसर है, लेकिन बी आंसर होगा नहीं, इसका आंसर डी ही सही होगा। मुझे डाउट लगा तभी मैंने इंग्लिश वर्जन इसका देखा, है ना। जब देखा कि यार ये आंसर है, पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं है, तो मुझे डाउट लगा, तो फिर उसके बाद इंग्लिश में देखा तो भाई ये सी आंसर जो है इंग्लिश में सही दिया हुआ है। ठीक है। ऊर्जा के पर्यावरणीय स्रोत एक समान है ना। अगर हम ऊर्जा के स्रोत देखें पर्यावरण में तो कई सारे हैं, जल है, वायु है, जीवाश्म है ना, ये सारे ऊर्जा के स्रोत हैं और ये सब यूनिफॉर्म नहीं है ना। ये सब जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, सब अलग अलग है, विभिन्न प्रकार के हैं, सबकी मात्राएं विभिन्न भिन्न है, सबकी मात्राएं जो है वो भी भिन्न भिन्न है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है ना, बिल्कुल आधारित होता है ना। पर्यावरण में पादपों का रोल तो है ही, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है ना। और कुछ ही पादपों पर आधारित होता है, तो ऐसा नहीं है जितने पादप है सब पर आधारित होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अधिकांशतः पादपों पर आधारित होता है। एनवायरमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मोस्ट प्लांट्स, ये सही है। निम्नलिखित में से किन की खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? ये ना मछली है, ये भी मछली है और ये दोनों के दोनों जो है वास्तविक मछली है, पॉम्फ्रेट ट्रू फिश है। ये जो ऑयस्टर है ये इसे हम लोग बोलते हैं शेल फिश, कवचीय मछली, कवचीय मछली एक फाइलम है मोलस्का, उसका ये जीव है कवचीय मछली। यहां से ना मोती प्राप्त किया जाता है ना। अच्छा, ये जो कवचीय मछली है ये वास्तविक मछली नहीं है, ये वास्तविक मछली नहीं है, ये जो है ये फॉल्स फिश है, फॉल्स फिश। ये वास्तविक मछली नहीं है, वास्तविक मछली ये है, ये सार्डाइन जो है और ये पॉम्फ्रेट जो है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये झींगा मछली आप बोलते हैं, लेकिन झींगा भी मछली नहीं है ना। ये झींगा जो है ये मछली नहीं है, ये आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड भी एक फाइलम है, उसका ये जीव है। तो ये भी जो है ना फॉल्स फिश है, फॉल्स फिश है, राइट। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक समान वेग के वेग समय ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक समान वेग, ये वेग और ये समय, इसके बीच अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो देखो समय में बढ़ता जाओ आगे, समय में आप आगे बढ़ते जाइए, समय में आप आगे बढ़ते जाइए, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कई बार, वेग समय ग्राफ का जो ढलान है, जो स्लोप है, इससे त्वरण मिलता है, इससे त्वरण मिलता है। अब कहा गया है कि एक समान वेग है, यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण 0 हो जाएगा। तो ढाल बराबर त्वरण, ये स्टेटमेंट कौन सा कथन सत्य है? ये कथन सत्य है। अच्छा, ये वेग समय ग्राफ है और ये समय है, इसके बीच जो एरिया बनता है, मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि भाई ये समय t1 है और ये समय जो है वो t2 है। आप मुझे ये बताइए समय t1 से t2 तक कितना विस्थापन हुआ, कितना विस्थापन हुआ? तो आप क्या करेंगे, ये t1 और t2 के बीच जो वेग का ग्राफ है और ये जो समय एक्सिस है, इसके बीच आप देख लो कि कितना एरिया बन रहा है। तो वेग समय ग्राफ का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, इससे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, इससे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपको मिलेगा। तो पूछा है वक्र के अधीन क्षेत्रफल गति है ना, विस्थापन नहीं विस्थापन ही है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्राफ एक वक्र है, कर्व है नहीं, स्ट्रेट लाइन है। और ढाल जो है इसका त्वरण, ढाल बराबर त्वरण होता है और ये 0 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृषण उदर गुहिका के भीतर होने के स्थान पर बाह्य रूप से क्यों स्थित होते हैं?
जो टेस्टिस होता है पुरुषों के अंदर होता है, ये महिलाओं में नहीं होता है। जो पुरुष प्रजनन तंत्र है उसका ये पार्ट है। तो टेस्टिस जो है, दो टेस्टिस होते हैं जो एक पाउच जैसी संरचना में होते हैं, लिंग के नीचे लटका होता है। जैसे लिंग बाहर होता है, ये लिंग के नीचे बाहर लटका होता है। ये जो दो वृषण होते हैं इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको बाहर क्यों रखा गया है ना, नेचर ने इसको बॉडी के अंदर क्यों नहीं रखा है। तो ये जो टेस्टिस है इसमें स्पर्म बनता है ना, क्या बनता है, स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो शुक्राणु के बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। यानी शुक्राणु को बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए टेम्परेचर, और हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है, इसीलिए नेचर ने इसको बॉडी के बाहर रखा है। तो क्या बोलेंगे, शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0.02 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले जूते पहने एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है। यदि व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो जमीन पर दाब डैश है। दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बट्टे में क्षेत्रफल, और ये जो बल होता है ये लंबवत बल होता है, यानी कि थ्रस्ट होता है। बल यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। व्यक्ति का जो वजन है, व्यक्ति अपने पैर से जमीन पर कितना बल लगाएगा, तो जितना इसका भार है, भार भी अपने आप में बल ही होता है। तो 600 न्यूटन भार है, और क्षेत्रफल कितना है भाई, कितने एरिया पे बल लगाएगा, जितना इसका क्षेत्रफल है जूते का उतने ही एरिया पर लगेगा। ठीक, तो ये 600 गुने में 100 बटे में 2 हो जाएगा, इसको उड़ाएंगे 300 बार में खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 300 गुने में 100, 30,000 पास्कल। 30,000 पास्कल, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ये क्या है, एसआई मात्रक है दाब का। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है ना, सुरक्षा यंत्र है, सुरक्षा युक्ति है, सेफ्टी डिवाइस है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए। मान लीजिए कभी ओवरलोडिंग हो जाएगा, अचानक से धारा जो है सर्किट में, परिपथ में तेज हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी। वैसे केस में सर्किट को तोड़ने में जो है ये हेल्प करता है, सर्किट को तोड़ देता है, और उससे क्या होता है, जो भी परिपथ में उपकरण लगे हुए हैं वो सब जो है खराब होने से बच जाते हैं। हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि, तो संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, और जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो धसी होती है हार्ड मैट्रिक्स में, है ना। कोशिकाएं जो होती है वो धसी होती है, फैली होती है किसमें, मैट्रिक्स में। इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, आप याद रखेंगे कि हार्ड मैट्रिक्स होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हड्डी अपने आप में ऊतक है, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, और इसी हार्ड मैट्रिक्स में ये जो कोशिकाएं होती है, हड्डी की जो कोशिकाएं होती है वो फैली होती है, धंसी होती है। ये जो मैट्रिक्स है ये हार्ड क्यों होती है, क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट बोला है ना, खनिज युक्त बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स, खनिज युक्त, यही है खनिज। इसके मैट्रिक्स में खनिज होता है जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, और एक और नाम याद रखें, कोलेजन प्रोटीन, ये भी इसके मैट्रिक्स को हार्ड बनाता है। तो ये तो कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये अकार्बनिक पदार्थ है जिसे यहां पर खनिज युक्त कहा गया, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश रूप से ली जाती है। अगर हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो चाहे लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, सबके लिए सेम है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक लेते हैं, वही मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं। वस्तु को हमेशा ही मुख्य अक्ष के ऊपर डालते हैं, इसीलिए वस्तु दूरी हम लोग धनात्मक लेते हैं।
और सीधा प्रतिबिंब हमेशा ही मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, तो इसकी ऊंचाई हम लोग धनात्मक लेंगे। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा ही मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, तो मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक। तो निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेते हैं। उसके बाद आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं, और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक लेते हैं, है ना। वस्तु को अगर हम इधर रखते हैं, इस साइड रखते हैं, तो आपतित किरण की दिशा ये हो जाएगी, है ना। अगर मान लो हम वस्तु को दर्पण के इस साइड रखते हैं, वैसे रखा नहीं जाता है, बायां साइड ही हम लोग रखते हैं दर्पण के, तो चलो उससे बात नहीं करेंगे। सीधा याद रखो, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। ठीक है। एक स्ट्रॉ को जल से भरे गिलास में रखने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मान लीजिए जल है ना, जल है, उसमें आप स्ट्रॉ रखते हो या फिर पेंसिल रखते हो, तो जो वो स्ट्रॉ है या फिर पेंसिल है वो थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना, थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, हम जानते हैं, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, है ना, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये दोनों के दोनों नियम आपको दिए हुए हैं। अपवर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। पहला नियम यही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण का जो साइन होता है और अपवर्तन कोण का जो साइन होता है, उसका रेशियो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, नियत होता है, और इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम है उसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, है ना। केवल दूसरे नियम को स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये मत बोल देना कि अपवर्तन के नियम को हम लोग स्नेल का लॉ भी नियम भी बोलते हैं, नहीं, केवल दूसरे नियम को बोलते हैं। स्नेल्स लॉ साइन आर बटे में साइन आर नहीं, साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर, इसी को बोलते हैं आपतन कोण की ज्या, और ये अपवर्तन कोण की ज्या। आई यानी कि आपतन कोण, आर यानी कि अपवर्तन कोण। इसका जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, और किसके बराबर होता है? जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले के सापेक्ष, उसके मान के बराबर होता है। तो आप में से जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, है ना, रेलवे स्पेशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है ये लाइट चैप्टर में, हमारा लाइट चैप्टर अभी चल रहा है, उसमें स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है। तो दोनों कथन तो सही है ना, दोनों कथन सही है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक सीधी श्रृंखला वाला और दूसरा शाखित श्रृंखला वाला। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, C4H10। यहां से आप दो प्रकार की संरचनाएं बना सकते हो, एक तो ये CH3, CH2, CH2, CH3, और एक दूसरी संरचना आप ये बना सकते हो CH3, CH2, CH2, CH3, CH, CH3, CH3। ये है लीनियर सीधी श्रृंखला, है ना, लीनियर चैन, लीनियर बोल दो, चलो ठीक है। और ये है ब्रांच्ड, देखो ये एक ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये ब्रांच निकल गया, है ना। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, हाँ, नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन हो गया। इसी का आईयूपीएसी नाम बोल सकते हैं 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसी को हम बोल सकते हैं, इसी का आईयूपीएसी नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये जो है ये सामान्य नाम है, ये सामान्य नाम है, इसका आईयूपीएसी नाम केवल आप बोल दीजिए ब्यूटेन, केवल आप बोल दीजिए ब्यूटेन, ठीक, ब्यूटेन। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक समान है और संरचनाएं अलग अलग बन रही है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस है, ठोस है, उसका सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाना, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बहुलीकरण
पोलीमराइजेशन, पॉलीमर का बनना। चलो, श्रृंखलन क्या होता है? जो कार्बन जो ऐसी लंबी लंबी चैन बना लेता है अपने ही जैसे कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ, इस गुण को हम लोग श्रृंखलन गुण कहते हैं। और ये जो घटना है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन संरचनाएं अलग अलग है, इसे हम लोग बोलते हैं समावयवता। और ये दोनों के दोनों कहे जाएंगे आपस में समावयव, आइसोमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है? संक्षारण के लिए उत्तरदायी है जैसे कि वायु है, जल है, अम्ल है ना, नमी है, क्षार है। मिश्र धातु नहीं, मिश्र धातु बना करके तो हम लोग संक्षारण से बचाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील है ना, स्टेनलेस स्टील, लोहा के साथ हम लोग निकल और क्रोमियम मिला देते हैं और फिर उसके बाद कभी उसमें जंग नहीं लगता है लोहा में। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर pH मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर pH मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा? देखो, ये सब के सब लवण है, सब के सब लवण हैं। तो जो लवण क्षारकीय होंगे, जो क्षारकीय लवण होते हैं, वही जल में घुलने के बाद जो है pH 7 वाला विलयन बनाएगा। क्षारकीय लवण किसको बोलते हैं? कैसे बनता है ये? क्षारकीय लवण बनता है अगर मान लो आपके पास एक कमजोर अम्ल है, वीक एसिड है, और फिर उसकी अभिक्रिया आप किसी स्ट्रांग बेस से करवाते हो, यानी कि अम्ल कमजोर होना चाहिए और जो क्षार है वो मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के जो है, तब जाकर के बेसिक सॉल्ट बनता है, तब जाकर के बेसिक सॉल्ट बनता है। अब जैसे सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट कैसे बनेगा? आप जो है अम्ल ले लो CH3COH, और जो क्षार है ये ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला, चलो पहले वही लिख देता हूं मैं। सोडियम एसीटेट ये होता है CH3COONA। ठीक, इसमें जो अम्ल है, ये जो बना है, ये जो लवण ये बना है, ये बना है सोडियम एसिटिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अभी देखो, ये कमजोर अम्ल है और ये मजबूत क्षार है, ये वाला सीन हमें मिल गया, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और यहां पर आ जाओ H2SO4, दोनों मजबूत हम बोलेंगे, इसमें दोनों मजबूत बोलेंगे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है आपका NH4Cl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कमजोर है, कमजोर क्षार है, और HCl ये मजबूत अम्ल है। यहां आ जाओ, इसको आप कमजोर ही बोलो, कॉपर हाइड्रोक्साइड को। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारा NaCl होता है, इसमें NaOH ये मजबूत क्षार है और ये मजबूत अम्ल है। ठीक, तो मजबूत क्षार है, मजबूत अम्ल है, दोनों मजबूत है तो pH जो है 7 आएगा। इसमें कमजोर अम्ल है, कमजोर क्षार है और मजबूत अम्ल है, तो अम्ल मजबूत है, तो यहाँ से जो लवण बनेगा यानी ये अमोनियम क्लोराइड, इसका pH 7 से ज़्यादा है, इसका pH 7 से ज़्यादा है, समझे आप? इसका pH जो है वो 7 के बराबर है, इसका pH जो है वो 7 से ज़्यादा नहीं, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल मजबूत है ना, अम्ल मजबूत है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, इसका pH 7 से ज़्यादा होगा। यहाँ आ जाइए, इसका pH कॉपर हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है और H2SO4 है। pH जो है इसका 7 से कम आएगा। ठीक, ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। एक गिलास को कार्ड से ढक दिया जाता है तथा कार्ड पर एक सिक्का रख दिया जाता है। जब कार्ड को उंगली से तीव्रता से झटका दिया जाता है तो सिक्का गिलास में सीधा गिर जाता है। यह स्थिति क्या दर्शाती है? ये आपने बचपन में भी खेला भी होगा ये खेल, ये वाला है ना। गिलास है, एक मान लो ताश की एक पत्ती है, इस पर एक सिक्का रखा हुआ है, एक झटके से जो है आप ऐसे मारेंगे, यह पत्ती यहाँ से खिसक कर नीचे निकल जाएगी और सिक्का जो है नीचे गिर जाएगा। यानी पूछा जा रहा है ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सिक्का इसी के ऊपर रहता और दोनों साथ में निकलते, सिक्का नीचे क्यों गिर गया? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिक्का जो है अपने जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहा और इस कार्ड पर क्या हुआ कि एक असंतुलित बल लगा और ये अपने गति की अवस्था में आ गया, जबकि सिक्का विराम की अवस्था में बना रहा अपने जड़त्व के कारण,
है ना। तो विराम का जड़त्व ये चाहता था कि सिक्का विराम में ही रहे, है ना। जड़त्व क्या है? एक जिद है जो अपने अवस्था में परिवर्तन होने नहीं देता है। अगर विराम की अवस्था में है तो विराम ही रखना चाहेगा जड़त्व वस्तु को, अगर गति की अवस्था में है तो गति में ही रखना चाहेगा, जब तक कि उस पर जो है बाहर से कोई आकर के बल ना लगे। अब जैसे ये जो पत्ती है, जो कार्ड है, ये भी पहले विराम अवस्था में ही था, लेकिन इस पर क्या हुआ कि एक असंतुलित बल आकर के लगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लगा और इसके गति में परिवर्तन हो गया फोर्स के कारण, जबकि ये अपने विराम के जड़त्व के कारण बना ही रहा उसमें। हाँ, अगर दोनों को आप चिपका दोगे एकदम से ग्लू से, तब तो फिर अलग बात है ना, फिर तो दोनों साथ साथ निकलेंगे। तो बोलेंगे जब आगे कार्ड आगे खिसक जाता है तो जड़त्व के कारण सिक्का विराम में रहता है। बिल्कुल सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो शक्ति की गणना कैसे की जाती है? शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। कार्य बट्टे में समय, ऊर्जा बट्टे में समय। तो शक्ति बराबर कार्य बट्टे में समय, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर, यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो।